जुले बच्चों, तो कल हमने यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का दो सिचुएशन देखा था, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। जो सिचुएशन ए है वहां पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा था, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। सिचुएशन बी पे हमने देखा कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। ये दोनों कंडीशन सिचुएशन बी पे सेटिस्फाइड हो रहा था। तो ये सिचुएशन बी जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। अब हम और एक देख लेते हैं, अगर हम प्रोडक्शन को और एक बढ़ा लेते हैं, और एक बढ़ा लेते हैं, 11 पे जाते हैं, तो उस टाइम क्या होते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्शन 11 पे बढ़ा लिया, तो देखिए फिर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारा टोटल रेवेन्यू जो है पहले यहां तक कितना था 120, यानी कि ये था 120 था टोटल रेवेन्यू 120 प्लस 12 कर दें तो 120 पे प्लस 12 तो 231 132 हो गया। इसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था हमारा 100 था, अगर 100 पे 15 कर दे तो 115 हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू 130 माइनस 115, तो ये कितना आ रहा है 17। यहां पे अगर 11 पे हम जाएंगे आउटपुट, तो यहां पे प्रॉफिट जो है 17 आ रहा है, तो 17 12 से कम है कि नहीं, 17 12 से कम है। -3 आ रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, वो तो बहुत कम है। तो यहीं पे ये सिचुएशन सेकंड जो है जहां पे 20 आ रहा है, इट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद वी कैन एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ कर्व। अब हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को मतलब कर्व के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे देखिए एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट रखा है, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो ओ एक्सिस से पैरेलल है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बिल्कुल पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस पे क्यों है, क्योंकि जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था उस टाइम हमने एज्यूम किया था वी आर डीलिंग विद द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर विद द होमोजेनियस प्रोडक्ट। जब होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचता है तो सभी को सामान जो है सेम प्राइस पे बेचना पड़ता है, इसलिए यहां पे जितना भी रेवेन्यू आता है, एडिशनल रेवेन्यू आता है, वो सेम आता है। इसलिए ये जो है ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या दिखाते हैं, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जाता है तो उसका कॉस्ट कम होता है, एडिशनल जो कॉस्ट है कम होता है, इसलिए ये डिक्रीज होकर नीचे आता है। फिर मिनिमम लेवल पर जैसे पहुंचता है तो इसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए ये ऊपर होता है, इसलिए ये यू शेप में आता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, यहां पे हम दो सिचुएशन देख रहा है, दोनों सिचुएशन में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहां पर भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, यहां पर भी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन पहले हम इस सिचुएशन को देखते हैं, सिचुएशन ए को। किसको देखते हैं, सिचुएशन ए को। अब सिचुएशन ए पे देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तो इक्वल है, लेकिन यहां पे मार्जिनल कॉस्ट का कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से काट कह रहा है। हमारा कंडीशन क्या है, आवर कंडीशन इज मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, नीचे से काट के जाना चाहिए, लेकिन यहां पे तो ऊपर से कट कह रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन यहां पे
सिचुएशन ए में सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। ऐसे भी हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो यहां पे देखिए हम अब यहां पे देखिए आपका टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू जो है आपका ओ क्यू ए पी, ओ क्यू ए पी, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। इस टाइम आपका टोटल कॉस्ट क्या है, ओ पी ए सी। टोटल कॉस्ट क्या है आपका, ओ क्यू ए सी। तो यहां पर आप जब देखते हो तो क्या देखता है, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एवरेज के साइड में भी जाए तो इसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, इसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। अब हम देखते हैं अगर यहां पे अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहेंगे तो हमने जब एज्यूमशन किया था वी एज्यूम दैट प्रोड्यूसर इज ए रेशनल। हमने क्या किया था, प्रोड्यूसर एक हमने एज्यूम किया था कि प्रोड्यूसर इज ए रेशनल प्रोड्यूसर मींस अ प्रोड्यूसर हु ट्राई टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहां पे देखिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका एडिशनल रेवेन्यू जो है वो कम होता है, एडिशनल रेवेन्यू जो है कम होता है, वो नीचे की नहीं, एडिशनल रेवेन्यू जो कम होता है एज कंपेयर टू एडिशनल कॉस्ट। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं स्टार्टिंग में तो एक यहां पे एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहेंगे ना, नहीं, इसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। अभी ये तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब यहां से आप कमाना शुरू करोगे, क्या करोगे, यहां से आप कमाना शुरू करेंगे। अब यहां पे कोई भी प्रोड्यूसर स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि हमने पहले से एज्यूम कर चुका है कि प्रोड्यूसर रेशनल है। तो यहां से ये प्रोडक्शन करना, यहां से आप उसको कमाना शुरू कर तो प्रोडक्शन करते जाएंगे। अब जैसे यहां पहुंचते हैं, यहां पे फिर दोबारा पहुंचते हैं क्यों 1 पे, तो उस टाइम यहां पर भी सिचुएशन बी पे क्या होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एक कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट काट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, नीचे से काट के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, नीचे, यानी कि यहां पे एट पॉइंट ए बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यानी कि कंडीशन दोनों यहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसलिए इस पॉइंट को पॉइंट ई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, हो गया ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते। अगर हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू पे देखा जाए, टोटल रेवेन्यू, अब देखिए यहां पे टोटल रेवेन्यू क्या है, ओ क्यू 1 ई पी, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। इसी तरह टोटल कॉस्ट आप देखिए ओ क्यू 1 ई, ये ऐसे जाएंगे ई सी। आप देखिए ये एरिया, ये टोटल कॉस्ट का आपका एरिया है, ये आपका टोटल रेवेन्यू का एरिया, तो कौन सा ज्यादा है, आपका रेवेन्यू का है कि नहीं। तो इसलिए यहां पे आपको प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इसी पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहा जाएंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वी हैव टू सेटिस्फाइड टू नेसेसरी कंडीशन, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट काट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम आउटपुट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इससे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ते हैं।
अब हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। पहले हमारा आउटपुट था ओ क्यू, अब हम ओ क्यू से इंक्रीज करते ओ क्यू 1 कर देते, ओ क्यू 1 कर देंगे। अब यहां पे देखिए व्हाट हैपन विद द इक्विलिब्रियम या व्हाट हैपन विद द प्रोड्यूसर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर प्रॉफिट के साथ क्या हो रहा है अगर हम इक्विलिब्रियम के बाद आउटपुट को बढ़ाएंगे। अब पहले देखिए आउटपुट कितना हमारा टोटल कॉस्ट कितना बढ़ गया, टोटल कॉस्ट कितना बढ़ गया, Q1 यहां पे हम लगा देते हैं D, Q1 D E, यानी कि Q1 D E। टोटल कॉस्ट जो है हमारा इतना बढ़ गया, रेवेन्यू पे क्या असर है, रेवेन्यू हमारा रह गया, यहां पे हम लगाते हैं F, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया Q1 EF। अब यहां पे देखिए हमारा टोटल रेवेन्यू इतना हो रहा है बढ़ाने से, टोटल कॉस्ट इतना हो रहा है, इसका मतलब यहां पे टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब प्रोड्यूसर को फायदा है, यहां से प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसलिए अगर हम आउटपुट को बढ़ाएंगे नुकसान हो रहा है तो प्रोड्यूसर के लिए यही पॉइंट ई ठीक है। अब इसी तरह हम करेंगे डिक्रीज करके, अब हम करेंगे आउटपुट को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब हम आउटपुट को डिक्रीज करके यहां पे लेके आएंगे Q0 पे। अब यहां पे देखिए यहां पे हम पॉइंट लगाते हैं G। अब यहां पे इस सिचुएशन पे देखिए हमारा टोटल कॉस्ट है Q0 EG, ये आपका टोटल कॉस्ट, ये आपका क्या नहीं, ये आपका टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सॉरी, अब टोटल कॉस्ट आपका क्या होगा, Q0 HE। यहां पे कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जितना कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर भी प्रोड्यूसर को लॉस है। तो इसलिए चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, प्रोड्यूसर को दोनों साइड पे लॉस है। तो यही जो पॉइंट ई जहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, जिसको हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहा, यही सिचुएशन जो है ना प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपका ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो सेक्शन है लगभग खत्म हो गया। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और दो कॉन्सेप्ट है, जिसको कहा जाता है, एक को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरे को कहा जाता है शट डाउन पॉइंट। अब हम एक्सप्लेन करें व्हाट इज मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट इज मीन बाय शट डाउन पॉइंट, ठीक है। पहले हम करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किस सिचुएशन को कहा जाता है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट या व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, इट इज नोन एज ए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने पहले जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वहां पे भी हमने एक ब्रेक इवन पॉइंट देखा था फर्स्ट कंडीशन में, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा था, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। वहीं ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद प्रोड्यूसर कमाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम पहले ब्रेक इवन पॉइंट को कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद शट डाउन पॉइंट को। पहले हम कर्व बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वी मेजर आउटपुट एंड ओ वाई एक्सिस वी मेजर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। दिस वन इज AR, एवरेज रेवेन्यू कर्व,
एंड दिस वन इज एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू into divided by quantity is equal to total cost divided by quantity, या average revenue is equal to average cost। चाहे ये कहे चाहे ये कहे चाहे ये कहे सेम। जब एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू में रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब ये दोनों बराबर होता है तो ये जो पॉइंट होता है यहां पे जो आउटपुट डिसाइड होता है और जो ये पॉइंट होता है पॉइंट ई, इट इज नॉन एज एन ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। यहां से ब्रेक इवन पॉइंट के बाद फिर प्रोड्यूसर अपना कमाना शुरू करते हैं, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट। अब शट डाउन पॉइंट पे क्या होता है? यहां पे हम कर्व को ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आउटपुट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अब शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट मीन्स व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पे क्या होते हैं? यहां पे प्रोड्यूसर जो है सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हैं। यहां पे क्या करते हैं? प्रोड्यूसर सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हैं। यानी कि जब भी प्रोडक्शन करता है तो प्रोड्यूसर नीड टू टाइप ऑफ फैक्टर। इन शॉर्ट रन प्रोड्यूसर नीड टू टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वन इज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर वन इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका खर्चा यहां पे कवर नहीं हो रहा है। प्रोड्यूसर एबल टू कवर ओनली कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट ही कवर कर पा रहे। तो यहां पे फिक्स फैक्टर का कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट होते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे इस सिचुएशन पे सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहा है प्रोड्यूसर, एवरेज फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा। अब इसी पॉइंट को शट डाउन पॉइंट कहते हैं। शट डाउन का आप लोग ये सोचते हैं कि शट डाउन यहां पे कंपनी बंद हो जाएगा। नहीं, यहां पे कंपनी बंद नहीं होगा, यहां पे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोड्यूसर इज अ रेशनल प्रोड्यूसर है। क्योंकि यहां पे ये वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट को ये कवर कर पा रहा है, फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर रहा है। फिक्स कॉस्ट अगर फैक्ट्री बंद भी कर देंगे तब भी फिक्स कॉस्ट लगेंगे। कैसे? जैसे कि अगर आपके पास कुछ कहीं पर भी फैक्ट्री होगा तो क्या होगा? वो किसी बिल्डिंग में होगा, किसी लैंड के ऊपर होगा, वहां पे पैसा लगा होगा, उस बिल्डिंग का रेंट आपको चाहे प्रोडक्शन करे या ना करे लगेंगे। जहां अगर आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट अगर आप प्रोडक्शन करे या ना करे तब भी लगेंगे। तो यहां पे ये जो है फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे। तो यहां पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे। फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी बंद करने से भी कवर देना पड़ेगा। तो शट डाउन पॉइंट पे प्रोड्यूसर बंद नहीं होते। अगर शट डाउन पॉइंट से और थोड़ा सा भी नीचे चला जाए, अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर पाए तो फिर कंपनी बंद हो देते थे। तो यहां तक ये लगभग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगभग पूरा कवर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम।
पहले आप लोगों ने देखा था व्हाट इज मीन बाय द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ बैलेंस को इक्विलिब्रियम कहा जाता है इकोनॉमिक। तो इसी तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब कंज्यूमर को कहाँ पे रेस्ट फील होगा या कहाँ पे मतलब बैलेंस लगेगा। जैसे प्रोड्यूसर को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, अब कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। यानी कि कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कंजम्पशन एक्टिविटीज करते हैं, जो फाइनल गुड एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं अपने वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है, उसी को कंज्यूमर का। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को फील होता है कि हाँ मुझे 100% सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसी को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को वी एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। किसके साथ, यूटिलिटी एनालिसिस के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको यूटिलिटी पता होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय द यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी, यूटिलिटी किसे कहते हैं? कोई भी गुड्स एंड सर्विस हो, गुड एंड सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ पावर होते हैं जिसके वजह से आपका वांट को सेटिस्फाइड होते हैं, उसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी कहा जाता है। यानी कि एक गुड्स के अंदर क्या होता है, वांट सेटिस्फाइड करने का एक पावर होते हैं, इसी पावर को यूटिलिटी कहा जाता है। अब इसी यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या चीज है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, a consumer is said to be in equilibrium when he get maximum satisfaction from his given income at the given market price। यानी कि उसके पास कुछ गिवन इनकम होगा, उस पे अगर उसको टोटल सेटिस्फेक्शन जहां पे मैक्सिमम मिलते हैं उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाएंगे, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ चीज एज्यूम करना पड़ेगा। वी हैव टू एज्यूम सम पॉइंट बिफोर एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ चीज एज्यूम करना है, मानना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम मानते हैं कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी जो है हम मेजर कर सकते हैं, जो यानी कि गुड्स के अंदर वांट को सेटिस्फाइड करने का जो पावर होते हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 1 मिल रहा है कि 2 मिल रहा है, 3, इस तरह यूटिलिटी इज मेजरेबल। पहला क्या है, पहला एज्यूम्पशन है यूटिलिटी इज मेजरेबल, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। दूसरा हम ये एज्यूम करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है, एडिशनल यूटिलिटी, वो डिमिनिशिंग होगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि जो भी इंसान हो, कोई भी हो, जैसे जैसे कोई चीज ज्यादा से ज्यादा उसके पास आते जाते हैं तो उसको उस चीज का वैल्यू उसके लिए कम 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 होते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एज्यूम कर रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसके बाद हम तीसरा एज्यूम कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। यानी कि हम ये भी एज्यूम कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना वो कांस्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बाकी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम की वजह से हम पूरा कर नहीं पाएंगे, बाकी जो रह गया हो कल हम करेंगे। थैंक यू।